At its first glance, this problem looks very simple, but when students see its answer after solving, they are amazed that they are getting a wrong answer. Yes, students, this is a problem from SS Croto. I am Pankaj Gupta and welcome you all to my channel Uplift Physics. So let's begin with the problem. देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है और इसमें क्या कहा जा रहा है हमें कि टू स्मॉल बॉल्स हैविंग द सेम मास एंड द चार्ज आर लोकेटेड ऑन द सेम वर्टिकल एट अ हाइट h1 एंड h2 आर थ्रोन इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एट द सेम वेलोसिटी v। हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनका मास और चार्ज सेम गिवन है और उनको सेम वर्टिकल लाइन पर लेकर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आगे गिवन है द फर्स्ट बॉल टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम द इनिशियल वर्टिकल। जो हमारा फर्स्ट बॉल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल जो वर्टिकल है उससे l डिस्टेंस दूरी वाले पॉइंट पर ग्राउंड को हिट करता है। ठीक है, आगे कह रहा है एट व्हाट हाइट h2 विल द सेकंड बॉल एट दिस इंस्टेंट। आगे कहा जा रहा है द एयर ड्रैग एंड द इफेक्ट ऑफ द चार्ज इंड्यूस ऑन द ग्राउंड शुड बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। इसमें हमें गिवन है कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। ओके, दोनों का मास भी सेम है और दोनों के चार्जेस भी सेम है और दोनों के दोनों हमारे यहाँ पर सेम वर्टिकल लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है और इस सेम वर्टिकल लाइन पर लाई कर रहे हैं। ये हमारा ग्राउंड हो गया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक की हाइट h1 है और दूसरे की हाइट ग्राउंड से कितनी है h2। ओके, और इन दोनों को हम वेलोसिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसको भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और इसको भी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जब ये वाला मास जमीन को हिट कर रहा है उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट l है और जब ये जमीन को हिट करेगा उस टाइम पर हमें पता करना है कि जो ये दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल है वो किस हाइट पर है। इनिशियली वो h2 हाइट पर है। ओके, तो हम लोग स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको कैसे करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि इनके ऊपर कौन कौन से फोर्सेज हैं। तो देखिए इसके ऊपर mg एक्ट कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड और इसके ऊपर भी mg एक्ट कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये तो दोनों पे सेम हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए कि इनके ऊपर चार्जेस नहीं होते तो ये सिंपल हमारे दो प्रोजेक्टाइल मोशन होते, लेकिन इन पे चार्ज है ना, तो चार्ज की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं। तो इस इंस्टेंट पर जो भी इनके बीच का सेपरेशन होगा उसके हिसाब से ये रिपल्शन फोर्स F लग रहा है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये जो F फोर्स है उसकी वैल्यू है KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो भी सेपरेशन होगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस हिसाब से मैंने ये F फोर्स लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसके काइनेमेटिक्स डिस्कस करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं कि हमें क्या अप्रोच लेना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इसके ऊपर F और mg दोनों डाउनवर्ड हैं, तो इसका एक्सेलेरेशन इस समय पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, लेकिन जो इसका एक्सेलेरेशन होगा हमें नहीं मालूम है कि F बड़ा है कि mg बड़ा है, लेकिन इतना पता है कि एक्सेलेरेशन भी इसका वर्टिकल में ही होगा बिकॉज F और mg दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में ही है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर हम चेक करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है दोनों पार्टिकल्स का। तो dt टाइम बाद ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v dt डिस्प्लेस होंगे, वर्टिकल में भी कुछ डिस्प्लेस होंगे लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ठीक है, ऐसा करने से पता है क्या फायदा होगा। मान लीजिए कि ये कुछ इस तरह से आता है, ये कुछ इस तरह से आता है, बट हमें दिख रहा है कि dt टाइम के बाद दोनों का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है v dt वो सेम रहेगा। इसका मतलब ये अगेन क्या रहेंगे, सेम वर्टिकल लाइन पे ही रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ हो गया ये यहाँ हो गया, ये हमेशा सेम वर्टिकल लाइन पे ही रहे, क्योंकि जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि dt टाइम बाद बराबर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो अगेन ये सेम वर्टिकल लाइन पे ही होंगे और सेम वर्टिकल लाइन पे होने का मतलब है इनका एक्सेलेरेशन वर्टिकल में ही होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आ रहा है इसलिए कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, तो हर मोमेंट पर इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी और वो v के बराबर ही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हो सकता है ये वाला चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे जाके यहाँ गिरता है,
तो जिस समय पे ये गिर रहा होगा, क्योंकि हर मोमेंट पर ये हॉरिजॉन्टली बराबर बराबर डिस्प्लेस हो रहे थे, तो हमेशा ये वर्टिकल लाइन पे ही रहे। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मैंने मान लिया कि ये जो हमारा चार्ज है दूसरा वाला वो किसी h2 हाइट पे है, जो हमें इस क्वेश्चन में एस्टिमेट करके बताना है। ओके, तो दोनों के दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दोनों का L है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि ये कितनी टाइम के बाद इस पोजीशन पे आए हैं। तो बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये L है और आपको दिखाई दे रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है, इसलिए तो टाइम टेकन टू द कोलिजन दैट इज इक्वल्स टू L। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है। तो इतने टाइम के बाद हमारा जो पहला चार्ज पार्टिकल है वो ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पर ये जो दूसरा चार्ज है वो कितनी हाइट पे होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल्स की काइनेमेटिक्स को डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स आप देखिए, इनका जो एक्सेलरेशन है वो है तो वर्टिकल में, लेकिन ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है, क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट फोर्स तो mg है लेकिन f तो वेरिएबल फोर्स है, तो इनका एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में वेरिएबल है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को दूसरे अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इसका सेंटर ऑफ मास का मोशन। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, इसका भी मास m है, इसका मास भी m है, तो दोनों का मास इक्वल है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बिल्कुल इन दोनों के ठीक बीचों बीच। तो ये यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है एट द मिड पॉइंट। ओके, और अगर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालें तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, VCM, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए इस मोमेंट पे दोनों पार्टिकल के पास इनिशियली है ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसलिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है कितना है, m इंटू वी प्लस m इंटू वी अपॉन 2m। दैट मीन्स ये भी वैल्यू v आ रही है। तो मेरे पास इस समय पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गई है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू कॉज किया जाता है। तो यहाँ पर समेशन एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है वो सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है, बिकॉज ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ओके, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ कौन सा है, 2mg वेक्टर जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, mg और mg दोनों का। ठीक है ना, 2mg वेक्टर अपॉन 2m। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है दैट इज योर g वेक्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, देखिए सेंटर ऑफ मास के पास इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और वो है v। ओके, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है। कितना इंटरेस्टिंग है कि सेंटर ऑफ मास अभी भी कैसा मोशन कर रहा है, लाइक अ प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड g है। तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो इस तरह से कुछ आएगा। ओके, तो सेंटर ऑफ मास प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो अब मेरे पास क्या थॉट जा रहा है, थॉट ये है कि मुझे ये बात पता है कि जब मेरा फर्स्ट पार्टिकल जमीन पर टकराया उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है। आप देख सकते हो फर्स्ट पार्टिकल h1 हाइट पे था और वो अभी यहाँ पर है। इसका मतलब है कि उसका जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है और वो h1 है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको डेल्टा y1 बोल देता हूँ। ओके, और जो मेरे पास सेकंड पार्टिकल है डेफिनेटली, क्योंकि हमें पता करना है कि इसका हाइट h2 कितना है, तो अभी मालूम नहीं है कि इसका वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट डेल्टा y2 कितना रहा होगा, तो फिलहाल मैं उसको डेल्टा y2 लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड ये है। क्या हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है? तो देखिए डेल्टा YCM हमें पता है,
तो डेल्टा वाई सी एम हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं, तो यू सी एम इन वर्टिकल डायरेक्शन, देखिए ये यू सी एम जो है ना ये हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में यू सी एम 0 है हमारे पास, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास यहां से डेल्टा वाई सी एम एस्टिमेट होकर आ रहा है, डेल्टा वाई सी एम दैट इज इक्वल टू हाफ ए सी एम है जी, और टी की वैल्यू हमारे पास है एल बाई वी का होल स्क्वायर। तो दैट्स ऑल, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे पास पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ये है यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ मास, और मुझे ये पता करना है कि हमारा ये वाला पार्टिकल किस हाइट पर होगा, तो पहले मैं डेल्टा वाई टू पता करता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम द थ्योरी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम जानते हैं कि what is the displacement of center of mass in vertical direction, तो delta ycm can be written as m1 delta y1 plus m2 delta y2 upon m1 plus m2, यही होता है ना। तो ठीक है, डेल्टा ycm आपको पता है, तो कितना आएगा देखिए, डेल्टा ycm दैट इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा y1 प्लस m इंटू डेल्टा y2 अपॉन 2m। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आ रहा है डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 दैट इज इक्वल टू 2 डेल्टा ycm। ओके, देखिए स्टूडेंट्स मुझे ये मालूम है और ये मालूम है, तो कितने आराम से हम डेल्टा y2 सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना आ रहा है, डेल्टा y1 मेरे पास वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में h1 है, ये पहला पार्टिकल h1 नीचे आया है, ठीक है। दूसरा पार्टिकल कितना नीचे आया है, तो वो डेल्टा y2 ही लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ycm, डेल्टा ycm है हाफ जी एल बाई वी का होल स्क्वायर, हाफ जी एल बाई वी का होल स्क्वायर, ओके। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास क्या सॉल्व होके आ गया, डेल्टा y2 और वो कितना है g टाइम्स एल बाई वी का होल स्क्वायर माइनस h1, ये मेरे पास आ गया है डेल्टा y2 की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हमें पता क्या करना है कि हमारा चार्ज पार्टिकल किस हाइट h2 पर है, और आपको पता चल चुका है डेल्टा y2 कितना नीचे आया है। तो क्या स्टूडेंट्स इनिशियल हाइट कितनी थी यहाँ से यहाँ तक, स्मॉल h2 थी, और हमें पता करना है कैपिटल H2 कितना है, और आप देख सकते हो स्मॉल h2 माइनस कैपिटल H2 ये डेल्टा y2 के बराबर है। तो डेल्टा y2 किसके बराबर है, डेल्टा y2 हमारे पास इक्वल है, इनिशियल हाइट कितनी थी h2 और फाइनल हाइट कितनी है कैपिटल H2। तो यहाँ से हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो डेल्टा y2 की वैल्यू रख देते हैं, तो डेल्टा y2 यहाँ से कितना आ रहा है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो दैट इज g टाइम्स एल बाई वी का होल स्क्वायर माइनस h1 दैट इज इक्वल टू h2 माइनस कैपिटल H2। तो देखिए द h2 दैट इज इक्वल टू यहाँ से आ रहा है मेरे पास h1 प्लस h2 माइनस g टाइम्स एल बाई वी का होल स्क्वायर, है ना स्टूडेंट्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन, लेकिन हमने इसको ओवरऑल सेंटर ऑफ मास से सॉल्व किया। टेक्निकली देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है कि फोर्स वेरिएबल था और इंटरनल था, बस इतना जानना काफ़ी है कि हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जब हम निकाल रहे थे तो उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है उसका कोई रोल नज़र नहीं आया, इसलिए बहुत आराम से हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट मिल गया। और पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो हमने दूसरे पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एस्टिमेट कर लिया और वहाँ से हमने उसका फाइनल हाइट h2 एस्टिमेट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।